प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय संयोजक तमीम अंसारी साहब। पसमानदाओं को एक बहुत पहले से नजरअंदाज किया जा रहा था बिहार की राजनीति में, जब लालू जी की सरकार रही और उससे पहले भी। नीतीश कुमार जी के आने के बाद पसमानदा के जो आम आवाम है उन लोगों को हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई है। ये पसमानदाओं की एक तरह से तजुर्बा गाह बिहार बनी है और नीतीश जी ने कर्पूरी फार्मूले को लागू करके पसमानदा के जो युवा है, बेरोजगार हैं, या जो पसमानदा सियासी लोग हैं, उनको हिस्सेदारी दी है लोकल बॉडीज में हिस्सेदारी देके। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी के बिहार में आने के बाद में पसमानदाओं को बहुत बड़ी हिस्सेदारी आम पसमानदाओं को मिली है। इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार जी की सब जगह मिसाल देते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो हिस्सेदारी पसमानदाओं को दी है, पूरे भारत के अंदर कर्पूरी फार्मूला लागू करके सभी जगह के पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, महादलितों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इससे बिहार बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। बिहार का युवा बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार जी के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अति पिछड़े महादलितों को हिस्सेदारी देके सभी लोगों पे, बहुत बड़ा गरीब कमजोर लोगों पे उपकार किया है। और चुनाव के अंदर भी ये देखने के मिला, चूंकि महादलित और अति पिछड़े बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वो लोग वहां के जो ताकतवर लोग हैं, मार्शल जो बिरादरियां हैं, मार्शल कौम है, उसके सामने खुल के नहीं बोल पाते हैं। इसलिए शोर तो वो मचाते नहीं है, लेकिन वो हर दफा नीतीश कुमार जी को साइलेंट वोट देके नीतीश कुमार जी को और उनकी नीतियों को बिहार के अंदर देखना चाहते हैं। पसमानदा के लोगों ने जो बिहार से रिपोर्टें दी है, तो उसके मुताबिक हम लोग ये मानते हैं कि पसमानदा महाज ने पहले भी नीतीश कुमार जी से कुछ मांगों की बात रखी थी, और हम लोग अब सरकार उनकी बनी है, तो उसमें हम लोग उनसे वक्त लेके और जो आवाम है, पसमानदा आवाम है, उनकी हिस्सेदारी की बात हम लोग करते रहे हैं और करेंगे। हमें नीतीश कुमार जी से बहुत पूरी उम्मीद है कि वो बिहार के कमजोर लोगों को हिस्सेदारी देते रहे हैं और भविष्य में भी देंगे। हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जो वोट है, बेस वोट है उसका, वो वही लोग हैं जो बिल्कुल कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, और उनका वो ध्यान रखते हैं, आम आवाम का, गरीब कमजोर आवाम का, अति पिछड़ों का, महादलितों का। ठीक इसी तरह से आवाम भी उनका ध्यान रखती है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी नीतीश कुमार जी की सरकार पसमानदाओं को उनकी आबादी के अनुपात में जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसी हम लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है नीतीश कुमार जी से। अभी हालिया बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ साबित कर दिया, और यहाँ है कि ये AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीती है। तो वहाँ मतलब जो मुस्लिम बहुल इलाका में उन्होंने सीट जीती है, तो इस पे क्या पसमानदा समुदाय असदुद्दीन ओवैसी जैसी बाहरी नेताओं को अपना प्रतिनिधि मानता है या स्थानीय नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा करता है? देखिए, अभी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं पसमानदाओं को, जो पसमानदा आवाम है उसको बताने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवैसी जी जो हैं वो पसमानदा मुसलमानों के हमदर्द कतई किसी हालत में नहीं है। लेकिन जहां जिन जगहों से अवैसी जी की जीत हुई है, वहां से तो हमेशा से ही मुस्लिम MLA होते रहे हैं, MP होते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है,
लेकिन वहाँ कैंडिडेट ठीक से ना दे पाने की वजह से, जिस वजह से भी ये सब कुछ गड़बड़ हुआ है। और इस पे हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अवैसी जी को ये लोग हमारे पसमानदा लोग समझे। हम लोग ये बात भी करते हैं कि अवैसी जी अगर मुसलमानों के इतने बड़े हमदर्द हैं तो वो कश्मीर में तो 97% 98% मुसलमान हैं। ये वहां नहीं जाते हैं, ये केरल में नहीं जाते हैं, ये आसाम के अंदर नहीं जाते हैं, ये वहां जाने की कोशिश करते हैं जहां पसमानदा लीडरशिप उभर के आ रही है, वहां उसको पसमानदा लीडरशिप को दबाने का काम अवैसी जी कर रहे हैं। और ये बात पसमानदा को समझाने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं, हमारी कोशिशें जारी हैं और हम लोगों की कोशिशें जारी रहेंगी कि इनका मकसद मुस्लिम लीडरशिप का नहीं है। और हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद से, जहां से इनके हमेशा 6, 7, 8 एमएलए हुआ करते हैं, वहां से आज तक इनकी पार्टी से एक भी एमएलए पसमानदा वहां से कोई भी नहीं बने हैं, ये हम लोग बताते हैं। इसके अलावा इन्होंने सबसे बड़ा काम जो पसमानदा की मुखालफत में किया था, तो आंध्र प्रदेश सरकार में रेड्डी सरकार 2008 में वहां के मंत्री हुआ करते थे मोहम्मद अली शब्बीर, वो पसमानदा मुसलमानों को 4% उनका हक हकूक हिस्सेदारी देना चाहते थे। तो उसकी मुखालफत असदुद्दीन अवैसी के भाई अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने विधायकों के साथ में आंध्र प्रदेश विधानसभा में इसकी मुखालफत की थी, पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलने की। और बिल्कुल यही मुखालफत उन्होंने बाहर भी की थी अवैसी जी ने, असदुद्दीन अवैसी जी ने। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उसको चाहे तो वो लोग देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि इनकी पार्टी का, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का रोल क्या रहा था, क्या उनका रहा था। ये बात हम लोग पसमानदाओं को समझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लोग समझते हैं कि जल्दी देर सवेर हम लोगों को इसमें कामयाबी मिल जाएगी कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो पसमानदा मुसलमानों के मुखालिफ है, उनका मुस्लिम लीडरशिप से कोई लेना देना किसी हालत में उनका नहीं है। देखिए, पसमानदा तो उनके यहाँ कोई चीज है ही नहीं, वो लोग तो बिल्कुल खुल के कोई आज से मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हमेशा से पसमानदाओं की मुखालफत में वो रहे हैं और धीरे धीरे वो बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिन्ना की जगह वो संभालना चाहते हैं। और हम लोगों ने बंटवारे की चूंकि मुखालफत की है, ये एलर्जी भी इन लोगों को हम लोगों से है। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्होंने 22 मार्च 1940 से ही बंटवारे की मुखालफत शुरू कर दी थी मोमिन कॉन्फ्रेंस के रूप में। जो पसमानदा लीडर्स उस वक्त हुआ करते थे, मौलाना आसिम बिहारी साहब, अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब और अतीकुर रहमान मंसूरी साहब, भैया जी रशीदुद्दीन कुरैशी साहब, इन सब लोगों ने मुखालफत की थी। और मुखालफत हम लोग, ये जो इस तरह की मुस्लिम की जो बात यहाँ भारत के अंदर की जाती है, इसकी पसमानदाओं ने हमेशा मुखालफत की है। पसमानदा लीडरशिप जो है या पसमानदा संगठन जो है, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो किसी भी हालत में मजहब की दीवार खींचने के मूड में, लाइन खींचने के मूड में कभी नहीं रहते हैं। इनकी जो पॉलिसी है वो इस तरह की है कि ये इंसानों की तो बात करते ही नहीं किसी भी हालत में। गरीब, कमजोर, दबे कुचले, अति पिछड़े, महादलितों की बात करने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते हैं। ये इस्लाम की बात करके, इस्लाम को ढाल बना के, मुसलमानों की बात करके भारत को एक और बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसकी पसमानदा जो अवाम है या पसमानदा संगठन जो है, पसमानदा एक्टिविस्ट, इनकी इस पॉलिसी की बहुत सख्ती के साथ में मुखालफत भी करते हैं और मजम्मत भी करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग भारत के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं, देश पसमानदा है। हमारे लिए सर्वोपरि हमारा मुल्क है, उसके बाद बाकी कुछ जो कुछ भी है उसके बाद है, पहले हमारे लिए मुल्क है। राष्ट्र के लिए पसमानदा सोचते रहे हैं और सोचते रहेंगे, और आज से नहीं सोच रहे हैं, पहले से ही सोचते चले आए हैं। इसीलिए पसमानदा मुसलमानों ने या पसमानदा संगठनों ने हमेशा जो है मुस्लिम लीग की, जिन्ना की, पाकिस्तान की मुखालफत की थी। और इसी बात को मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में लाहौर के मीनार पाकिस्तान मैदान में एक्सेप्ट किया था कि मुझे अगर पसमानदा मुसलमानों ने वोट दे दिया होता मुस्लिम लीग को, तो पाकिस्तान की सरहदें दिल्ली तक होती। इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया था और हम आज भी अपने बुजुर्गों की उसी लाइन पे कायम हैं। हम लोग देश हित में सोचते हैं और इंसानों के बारे में सोचते हैं, और हमारे संगठन ही पसमानदा की जो विचारधारा है, यही देश को मजबूती की तरफ ले जाएगी। और कोई विचारधारा, मुस्लिम लीग की विचारधारा या MIM की विचारधारा, ये देश को बिल्कुल बर्बाद करने की विचारधारा है। इस पे सख्ती होनी चाहिए, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। जी, अभी हालिया चर्चों के अनुसार और देखा जा रहा है कि बिहार में जो NDA की सरकार बनी है, इसमें पसमानदा समाज की बहुत बड़ी योगदान रही। तो नीतीश कुमार जी की जीत को बिहार में पसमानदा वर्ग का संदेश या जवाब क्यों कहा जा रहा, इसके ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण आप कैसे समझते हैं? देखिए, जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, जो लोग मुस्लिम पसमानदाओं में भी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को तो तकलीफ होगी। जिनको टिकट नहीं मिला है उन लोगों को तकलीफ जरूर है, लेकिन एक आम पसमानदा, गरीब पसमानदा, कमजोर पसमानदा, अति पिछड़े, महादलित, वो इससे बहुत ज्यादा मुतमईन है। क्योंकि अगर पार्टी से कोई MLA MP बनता भी है तो उसे पार्टी लाइन पे काम करना पड़ता है। और जब मुख्यमंत्री सीधे पसमानदाओं के बारे में सोच रहे हैं
तो इससे बढ़िया हम लोगों के लिए और क्या बात हो सकती है? इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती पसमानदाओं के लिए कि उनके बच्चों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, उनके बच्चों को कारोबार से जोड़ा जा रहा है, नौकरियों से जोड़ा जा रहा है, और उनको सियासी एतबार से भी लोकल बॉडीज के अंदर हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो गई है। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? अब पसमानदा जो है, अगर अपनी विधायकों की गिनती करना चाहते हैं तो वो मेरी समझ से इसलिए बाहर की बात है कि उत्तर प्रदेश में 70 एमएलए 2012 में बने थे मुस्लिम, और फिर भी मुसलमानों के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर कांड जैसा कांड हुआ, कितना बड़ा कांड वो हुआ है। तो हम ऐसे एमएलए का क्या करेंगे जो अपने कमजोर लोगों के बारे में बोल भी ना सके? तो हमारे लिए सीधे मुख्यमंत्री बोलना है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? पसमानदाओं के लिए आने वाला वक्त जो है पूरे 5 साल का, जब तक नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है, पसमानदा मुसलमान पूरी तरह से वहां हर तरह से सिक्योर है। पसमानदा वर्ग अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने के लिए किन ठोस कदमों, संगठन, कैडर, नीति, एजेंडा, किन ठोस कदमों पर प्राथमिकता दे जिनसे पसमानदा समाज की अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत हो और एक अलग राजनीतिक पहचान बने? सबसे पहले तो पसमानदाओं को ये हराने जिताने की ठेकेदारी छोड़नी पड़ेगी। जब तक पसमानदा ये हराने जिताने की ठेकेदारी नहीं छोड़ेंगे और ये इन लोगों को, जो ये सियासी आलिम लोग हैं या सियासी लोग हैं जो इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, इनकी बात ना करके अपने हक हुकूक हिस्सेदारी की बात जब तक पसमानदा नहीं करेंगे तब तक पसमानदाओं को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जब तक पसमानदा गुलाम पिछलग्गू बना रहेगा और इन्हीं की हाँ में हाँ करता रहेगा, जब तक ये हमारे लोग फेल रहेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो वक्त इस वक्त चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, इसके अंदर पसमानदाओं में बहुत बड़ी तब्दीली आनी शुरू हुई है और वो अपना अच्छा बुरा बेहतरी सोचने लगे हैं। जब उन्होंने सोचना शुरू किया है तो इन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ है, और जो लोग ये इस तरह की सेकुलर जमात की ठेकेदारी थी, जैसे तेजस्वी की वहां हुआ करती थी, लालू जी की हमारे उत्तर प्रदेश में, मुलायम जी की हुआ करती थी, इन्हें पसमानदाओं ने इनको औकात बतानी शुरू कर दी है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूती इसलिए मिलेगी क्योंकि इसमें पसमानदा संगठनों में जो युवा हैं वो लोग बहुत बड़ी तादाद में आगे आए हैं। मैं मानता हूं कि 79 में जब हम लोग पसमानदा की बात किया करते थे तो कोई इक्का दुक्का पूरे भारत में 1-2 लोग हुआ करते थे। जब पहला हम लोगों ने वहां मीटिंग की थी तालकटोरा के अंदर 14 नवंबर 1979 को, तो हम पसमानदाओं को चुन चुन के इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलते थे। आज आप देख रहे हैं, इस पे सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, वैसे भी आप ग्राउंड में भी देख रहे हैं कि पसमानदा का जिक्र आज सभी पार्टी करने के लिए कोशिश कर रही हैं कि पसमानदाओं का वजूद इसमें कायम हुआ है। और जैसे जैसे मानता हूं कि आने वाले वक्त में पसमानदाओं के बगैर कोई सियासत भारत के अंदर नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपने अभी आलिम की बात की और इस्लाम के ठेकेदारों की बात की, तो मेरा अभी हालिया जो खबर अभी जो चल रही है, मैं मौलाना अरशद मदनी साहब का बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं मौलाना अरशद मदनी साहब के हालिया बयान पर आपको साफ और स्पष्ट आपकी मत जानना चाहूंगा। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में पसमानदा वाइस चांसलर का बनना लगभग नामुमकिन हो गया। अगर कोई बन भी जाता है तो उनका अंजाम वही होगा जो समाजवादी नेता आजम खान के साथ हुआ था। तो आपकी नजर में अरशद मदनी का बयान हकीकत दिखाता या डर फैलाता? देखिए, वो हमें डर नहीं दिखा रहे बल्कि वो खुद डर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी का मामला यह है कि एक मैं यहाँ राहत इंदौरी जी का एक शेर यहाँ कोट करना चाहूंगा। तुमने कल खेतों में इंसानों के सर बोए थे, अब जमीन खून उगलती है तो हैरत क्यों है। अब ये दूसरों के लिए तो ये बात कह रहे हैं। मैं अभी फिलहाल की आपको बात बताता हूँ। जफर सरेस वाला मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के हैदराबाद में वीसी रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये दूसरों पे तो उंगली उठाना जानते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर ये उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तबलीगी जमात की मैं इनकी बात करूंगा, तबलीगी जमात की भी मैं यहाँ बात करूंगा, और मैं इनकी दारुल उलूम देवबंद की भी मैं बात करूंगा। अगर मौलाना किफायतुल्लाह सलमानी जी के बाद अगर देखा जाए तो कोई भी पसमानदा आलिम वहां बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं रहे हैं देवबंद के अंदर, जहां के ये है। अच्छा, किसी वहां कुछ भी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा पद उसको मिल जाए, लेकिन उसको एक तरीके से मदनी परिवार के अंडर में ही काम करना पड़ता है। उनका गुलाम पिछलग्गू बना रह के ही उनको काम करना होता है, चाहे वो कुछ भी हो। दारुल उलूम देवबंद के अंदर गुलाम अली वस्तानवी आए थे यहाँ, उनको यहाँ का मुहतमिम बनाया गया था दारुल उलूम देवबंद का, लेकिन चंद महीनों में उनको वापस कर दिया गया। जबकि इतने काबिल तरीन आदमी, वस्तानवी जैसे आदमी को इन लोगों ने दारुल उलूम देवबंद ने एक्सेप्ट नहीं किया।
इनको किसी भी हालत में कोई भी पसमानदा आलिम इन लोगों को मंजूर नहीं है, ना ही तरक्की पसंद आदमी इन लोगों को मंजूर है। जबकि मैं ये मानता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र में मौलाना गुलाम अली बस्तानवी ने जितना तालीम पे काम किया है, शायद भारत में इतना दूसरे किसी और आलिम ने मेरे ख्याल से नहीं किया है। तो ये दूसरी बात यह है कि ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं कि उनको नहीं मिल रहा है, तो आप ये अपने यहाँ कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं? देवबंद में पसमानदाओं को हिस्सेदारी नहीं मिलती है, पसमानदा मुसलमानों को। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड परिवारवाद का परिवार बन के रह गया है, मिल्ली काउंसिल परिवार का संगठन बन के रह गया है, इमारत शरिया बिहार का वो परिवार का बन के रह गया है। उसमें किसी एक पसमानदा का बता दीजिए कि जिसमें कोई भी पसमानदा आलिम जिसका कोई वजूद रहा हो या जिसके पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहा हो, ये दूसरों पे उठाने के लिए उंगली उठाने के लिए। अब मेरा कहना है कि मौलाना अरशद मदनी अपने गिरबान में भी एक दफा झांक ले तो उन्हें सही तस्वीर नजर आ जाएगी। मैं यहाँ तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा कोड करना चाहता हूँ कि मौलवी रहमतुल्लाह उस्मानी जो तेली बिरादरी के थे, वो मौलाना यूसुफ साहब के बाद में उनको तबलीगी जमात का अमीर बनाया गया था। लेकिन चूंकि वो तेली बिरादरी के थे, इसलिए तबलीगी जमात को उनका ये पद मंजूर नहीं हुआ। और उस वक्त के सहारनपुर के हजरत शेख जो थे, उन्होंने इनको एक साजिश करके मौलवी रहमतुल्लाह उस्मानी साहब को वहां से हटाया गया और अपने दामाद मौलाना इनाम साहब को तबलीगी जमात का अमीर बनाया गया। ये दूसरों की बात तो कर रहा है, कम से कम एक बार अपने बारे में भी तो सोच लें। अपने बारे में सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मुसलमानों के किसी भी एक संगठन में आप ये बता दीजिएगा कि पसमानदा मुसलमानों के पास ये जिम्मेदारी रही है या ये जिम्मेदारी है। ये दूसरों के ऊपर ही उंगली उठाना जानते हैं, अपने गिरेबान में झांकना बिल्कुल नहीं जानते। ये इसके जो इनकी अपनी जमीयतुल उलमा हिंद है, इसका कोई एक मुझे बता दीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक पसमानदा मुसलमान जिसको ये नाम ले सकते हैं कि एक पसमानदा मुसलमान जमीयतुल उलमा हिंद में बड़ी जिम्मेदारी पे है, जो राष्ट्रीय स्तर पे है। ये खुद अपने आप नहीं बता सकते हैं और ये कह रहे हैं वीसी नहीं बन सकते हैं। तो जफर सरेस वाला अभी फिलहाल में रहे हैं, इससे पिछले वाले टर्म में रहे हैं वहां, उसमें हैदराबाद की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में। और इस वक्त में जो अलीगढ़ की वीसी हैं वो एक पसमानदा परिवार से हैं। ये बिल्कुल एकदम ताजी बात है। और जामिया के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इनकी अपनी राय है। ये किसी और की ये अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी हालत में पसमानदा मुसलमान आगे ना जाए। इसीलिए किसी भी संगठन में, जो भी मुस्लिम संगठन है, ये एक पद पे एक भी नाम ये नहीं गिनवा सकते कि ये पसमानदा मुसलमान है या रहा है। आपका जो संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, जिसके आप राष्ट्रीय संयोजक है, इस पे भी तो सवाल उठते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, दलाल है इत्यादि वगैरह लोग बोलते हैं। इस पे क्या विचार है आपके? देखिए, ये कोई इल्जाम हमारे ऊपर पहली बार नहीं लग रहा है। ये लगता रहे है और लगता रहेगा। लेकिन पसमानदा संगठन जो है, पसमानदा महाज, अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करता रहा है और करता रहेगा। ये इल्जाम हमारे पर कोई नया नहीं लगा है। ये इल्जाम हम लोगों के ऊपर जब बंटवारे की मुखालफत मोमिन कॉन्फ्रेंस ने की थी और हमारे जो पसमानदा के हमारे लीडरशिप थी उसने मुखालफत की थी, तो ये उस वक्त भी इल्जाम हमारे ऊपर लगा था कि ये लोग जो हैं कौम के गद्दार हैं और कौम की मुखालफत में जाते हैं, कौम की मुखालफत में काम करते हैं। हम लोग अपने हक की बात ना करें, इनके पीछे गुलाम पिछड़कू बने रहे, इनके लिए इनको जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, तो हम लोगों से अच्छा कोई नहीं किसी भी हालत में। और हम लोग अगर अपने हक हुकूक की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो हम भी भारत के मूल निवासी हैं, भारत के हम देशज पसमानदा हैं, हमें अपने हक हुकूक की बात करने का पूरा हक है और हम लोग इसके लिए बात करेंगे। आज हम इनको बता देना चाहते हैं और इन लोगों को समझ लेना चाहिए। जितनी जल्दी ये समझ लेंगे उतनी जल्दी ज्यादा ठीक होगा कि आज पसमानदा मुसलमानों के मुंह में जबान आ गई है और वो इनसे सवाल करने लगे हैं। और अब पसमानदा मुसलमान को अपनी आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए। इससे कम पे किसी हालत में गुजारा नहीं होगा। अब हम खाली मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे इनके पीछे लगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पसमानदा मुसलमानों ने यूपी में पहले दिखा दिया था 2022 के अंदर, अब यहाँ 2025 में इनको दिखा दिया गया है, यहाँ बिहार के अंदर लालू परिवार को दिखा दिया गया है, 27 में फिर इनको यहाँ दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमें अगर हम नहीं तो कोई नहीं। और इसका आप इस चीज का सबूत ये भी ले सकते हैं कि जब से पसमानदाओं में अपने हक हुकूक के लिए जागरूकता आनी शुरू हुई है, तो अगर हमारे एमपी नहीं होंगे तो ये मान लीजिए कि इनके भी एमपी नहीं होंगे किसी भी हालत में। अगर हमारे एमएलए नहीं होंगे तो इनके भी एमएलए नहीं होंगे। इसीलिए हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुकाबले में पसमानदा महाज एक पसमानदा बोर्ड बनाने जा रहा है, जिससे हमारे आलिम अपनी बात कह सके और हमारे आलिम इन लोगों की बात का जवाब दे सके।
इन लोगों ने जो इस्लाम की किताबों में, मसलकों की किताबों में पसमानदाओं के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उसको काउंटर कर सके, उसका जवाब दे सके। हम लोग पसमानदा आलिमों को इस चीज के लिए कह रहे हैं कि आपके साथ में जहां भी ये गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारे क्या पसमानदा आलिम हमारे इनके पीछे लगने के लिए रह गए। अब पसमानदा आलिम हो या पसमानदा अवाम हो, इनके पीछे लगने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और देर सवेर इसमें जागरूकता आएगी। जागरूकता आने के बाद पसमानदा अवाम अपनी आबादी के अनुपात में जो 85% से भी अधिक है, वो हर क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी लेगा और इससे कम पे हमारी कोई बात किसी भी हालत में होने वाली नहीं। तो आपने मैंने बीजेपी के मतलब लोग कहते हैं, तो आपने कभी गौर किया कि मतलब पूरे भारत में तो और भी राजनीतिक पार्टियां, तो बीजेपी का ही दलाल क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? देखिए, जब आज बीजेपी चूंकि सरकार में है तो उसका दलाल कह रहे हैं, और मुल्क आजाद होने से पहले जब बंटवारे की मुखालफत की थी तो जब ये कांग्रेस का दलाल कहते थे। इन लोगों के अपने आप तो कुछ कहने के लिए गुंजाइश इन लोगों के पास है नहीं। हमारी बात का जवाब तो इन लोगों के पास होता नहीं है। जब इनका हमारे पास जवाब नहीं होता तो अपना पीछे छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे ये लोग। वो है ना, एक गाना है, वैसे तो तुम्ही ने हमें बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर आए तो अच्छा है। तो हम ये इल्जाम तो किसी ना किसी को देंगे। ये अपना आप तस्लीम नहीं करेंगे कि हमने पसमानदा मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की है। अरे कम से कम एक दफा ईमानदारी से अपने गिरबान में झांक के तो देख लो भाई। अगर तुम अपने गिरबान में झांकोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कम से कम एक दफा न्यूट्रल होकर तो सोचो कि क्या पसमानदा मुसलमानों की 85% आबादी को नजरअंदाज करके किसी संगठन को आप चला पाएंगे? किसी हालत में नहीं चला पाएंगे, चाहे वो मिल्ली काउंसिल हो, इमारत शरिया हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो। अब हमें हमारी आबादी के अनुपात में पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर भी और इमारत शरिया में भी, मिल्ली काउंसिल में भी पसमानदा आलिमों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो ये इनका नामो निशान पूरी तरह से यहां से मिट जाएगा। इनको कोई, इनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। ये जो फतवे जारी करते हैं, इनके फतवे इन तक ही महदूद रह जाएंगे, पसमानदा तक इनके फतवे नहीं जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग भाई पसमानदा की बात सुनते हैं। वरना हम लोगों को पसमानदाओं की तो कोई ना कोई लिखने के लिए तैयार है, ना कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो आपका भी, पसमानदा डेमोक्रेसी का, आपके चैनल का हम लोग बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप लोग वक्तन फवक्तन हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप हम लोगों को, पसमानदा जो वर्कर हैं या पसमानदा में जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने चैनल में जगह देंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। आपका और आपकी पूरी टीम का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। बड़ी मेहरबानी। जय भारत, जय पसमानदा। जय।